हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 8 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। जो भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं पहला करंट अफेयर। तो पहला करंट अफेयर दोस्तों और न्यूज भी है। माइसीलियम ब्रिक्स हैव द पोटेंशियल टू रिड्यूस द बिल्डिंग सेक्टर्स कार्बन फुटप्रिंट। ये न्यूज में आर्टिकल था दोस्तों। इसमें जानने वाली बात क्या है कि माइसीलियम ब्रिक्स है क्या। मतलब जिसके अंदर इतने पोटेंशियल है कि मतलब जो भी कार्बन फुटप्रिंट है उसको मतलब रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, मतलब जो बिल्डिंग सेक्टर है। तो एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, इस माइसीलियम ब्रिक्स में जो माइसीलियम आ रहा है ना, ये मतलब आप समझ लीजिए जो फंगस नहीं होता है, जैसे मशरूम होता है, मशरूम के नीचे अगर जो जड़ वाला पार्ट देखते हैं आप, वो काफी जल्दी जल्दी बढ़ता है। अगर उसको पानी मिल जाए बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। बस उसी चीज का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब ये इसके थ्रू मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल बनाए जाएंगे, मतलब जो स्पेस में ले जाके कोई मतलब जैसे हैबिटेट बनाया जाएगा ना, वहां पे मतलब हैबिटेट ले जाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर इसको ले जाएंगे और किसी शेप में उस फंगस को डाल देंगे तो शेप को ये ले लेगा और पूरी तरह से मतलब उसको टाइटली बाइंड अप कर लेगा और आप उसका यूज करके हैबिटेट बना सकते हैं वहां पे। तो अभी उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है दोस्तों? तो नासा का माइकोटेक्चर ऑफ प्लेनेट प्रोजेक्ट है। ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। इसका एम है क्या? टू ग्रो। इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है दोस्तों? इस प्रोजेक्ट का बस इतना ही मकसद है कि हैबिटेट बनाना, मतलब रहने लायक कोई जगह बनाना। कहाँ पे? स्पेस में। ठीक है, और वहां पे मतलब ग्रो करना है स्पेस हैबिटेट्स को। ठीक है, किससे? मतलब माइसिलियम का यूज करके। इस बजाय इसके मतलब कि पूरा का पूरा बना हुआ शेल्टर मतलब धरती से मतलब स्पेस में भेजे, बहुत कॉस्टली भी होगा, बहुत रिस्की भी होगा, है ना। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि अगर यही फंगस ले जाएं हम लोग वहां पे, थोड़ा सा इस फंगस को वहां पे छोड़ दें और एक शेप में डाल दें, मतलब एक मतलब फ्रेमवर्क तैयार कर दें, फ्रेमवर्क में इसको डाल दें और पानी इसको सप्लाई कर दें थोड़ा सा। धीरे धीरे उस फ्रेमवर्क के शेप ले लेगा और एक अच्छा सा मतलब हमारे पास मतलब रहने की जगह बन जाएगी। कहाँ पे? स्पेस में। ठीक, अब माइसीलियम ही क्यों ले रहे हैं दोस्तों? ठीक है, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये मशरूम वाला पार्ट है ना, ये फल वाला पार्ट है मशरूम का, और इसके नीचे में ये जो है ना, यही है, ये जो जड़ टाइप का दिख रहा है ना, यही वो फंगस है जो धीरे धीरे हल्का हल्का जितना मॉइस्चर मिलेगा वो फैलता रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा माइसीलियम, जैसे मैं बताया आपको माइसीलियम क्या है, द रूट स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई। ठीक है, लाइक मशरूम का। ठीक है, इट फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड बायोडिग्रेडेबल नेटवर्क। मतलब स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लाइट वेट हो गया, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल, ये सबसे मेन है। बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल है, प्लास्टिक की तरह नहीं है दोस्तों, है ना। नेचुरली सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड ग्रोस व्हेन प्रोवाइडेड विथ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। मतलब ये अपने आप ही मतलब नेचुरली बढ़ता रहता है। और उसके अलावा क्या है कि इसको बस थोड़ा सा मॉइस्चर अगर मिल गया, मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट, ये अपने आप ही ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? कैन बी मोल्डेड। हाँ, ये देखिए, यही सबसे मैं ही आपको बताया था। कैन बी मोल्डेड इनटू बिल्डिंग मटेरियल, जैसा आपको चाहिए, चाहे ब्रिक बनाना है ना, ब्रिक वाले फ्रेमवर्क में डाल दीजिए, ब्रिक बन जाएगी। ठीक है, वो मतलब कैन बी मोल्डेड इनटू बिल्डिंग मटेरियल्स दैट आर फायर रेसिस्टेंट, इंसुलेटिंग, स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंशियली रेडिएशन रेजिस्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों वो अगर स्पेस में जाएंगे तो कितनी रेडिएशन होती है, उससे दिक्कत किसको होता है? एस्ट्रोनॉट्स को होता है। अगर उनको ऐसे हैबिटेट मिल जाएंगे जहां पे मतलब पोटेंशियली रेडिएशन रेसिस्टेंट होगा तो आराम से वहां पे रह सकते हैं ना। इसका मतलब ये है दोस्तों, फंगस ले जाओ, फ्रेम में डालो और ऐड सम वाटर, ये फ्रेम का शेप ले लेगा। बस इतना ही है बेनिफिट। लाइट वेट, सेल्फ रेप्लिकेट में ग्रोइंग और इको फ्रेंडली, सबसे मेन यही है। इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल भी है और सबसे बढ़िया बात है कॉस्ट सेविंग हो जाएगी क्योंकि धरती से फ्रेमवर्क बना के ऊपर जाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, और माइसिलियम ब्रिक क्या है दोस्तों? माइसिलियम जो बिल्डिंग सेक्टर में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बोला जा रहा है। माइसिलियम ब्रिक जैसे कि फ्रेम तैयार करके उसमें एग्रीकल्चर वेस्ट और फंगस माइसिलियम को एक साथ डाल दो, उसका फ्रेमवर्क का मतलब शेप ले लेगा और वही माइसिलियम ब्रिक कहलाएगा। ब्रिक की तरह ही होगा दोस्तों ये, है ना, एकदम जैसे ये ब्रिक होता है ना। तो देखिए यही शेप होगा इसका भी। ठीक है दोस्तों, है ना। ये ठीक ऐसा ही शेप होगा इसका भी। ठीक है, जैसे ब्रिक नॉर्मल ब्रिक जो होती है ना, एकदम वैसा ही। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? हमारा अगला टॉपिक है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। एक्चुअली ये न्यूज मैंने आपको पहले दे चुका था, पर यह कि मैं सोचा एक बार इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। ये न्यूज में क्यों आया था दोस्तों? एक मतलब हैदराबाद तेलंगाना में एक इंडस्ट्री है सिगाची इंडस्ट्री, जो कि इसका उत्पादन करती है, प्रोडक्शन माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का। ठीक है, और उसी में आग लग गई थी जिसमें करीब करीब 36 लोग मारे गए थे, मतलब काम करने वाले। तो इसीलिए थोड़ा न्यूज में आया था। पर दोस्तों इसकी कोई गलती नहीं है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की कोई गलती नहीं है। ये एक तरह से पूरा इनर्ट है और बिल्कुल भी मतलब फ्लेमेबल नहीं है, मतलब इनफ्लेमेबल, इसमें आग नहीं लगेगी इसकी वजह से, जान लो। टॉक्सिक भी नहीं है, इनर्ट है ये। ठीक है, पर इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा हजार्डस है। ठीक, अब ये है कि एक नेचुरली ड्राइव्ड सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइंड वुड पल्प, बेसिकली प्रोसेस्ड फाइबर। ठीक, मतलब वो जो वुड का पल्प होता है ना, उसी से निकाला जाता है। ठीक है, और ड्राइव करके मतलब उसका जो प्योर फॉर्म करके निकाल देंगे ना, तब जो सेलुलोस मिलेगा वही होगा। और ये जो सेलुलोस होगा दोस्तों, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म का होगा। समझ लो बात।
क्रिस्टलाइन सेलुलोज होगा, एक होता है दोस्तों मतलब आपका एमोर्फस होता है। एमोर्फस मतलब जिसका चेंज जो है अरेंज नहीं होता है एकदम सिमिलर वे में, ठीक है, और वो उतने स्ट्रांग होते नहीं, वीक होते हैं। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये काफी स्ट्रांग बोन रहते हैं, मतलब स्ट्रेंथ वाइज अच्छा रहता है, ठीक है। एज वी नो सेल्यूलोज, यही देख लीजिए, सेल्यूलोज सबसे मेन पार्ट होता है दोस्तों, जो मतलब जो सेल वॉल होता है ना प्लांट का, उसमें, ठीक है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट मेन स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। और वे और ये जो एमसीसी होता है ये प्योरीफाइड फॉर्म होता है इसी का, ठीक है, और पार्शियली ब्रोकन डाउन फॉर्म ऑफ सेल। पार्शियली ब्रोकन डाउन मतलब जो मतलब इसका जो एमोर्फस पार्ट होता है उसको हटा देते हैं और प्योरीफाइड फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। एमसीसी इज मेड बाय ट्रीटिंग अल्फा, ये है अल्फा सेलुलोस है, एक तरह का सेलुलोस है, जिसका मतलब ट्रीटमेंट होता है किसके साथ, एसिड हाइड्रोलिसिस, और इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, और इसका एमोर्फोस पार्ट को हटा दिया जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। मतलब सेल मतलब इसके जो अरेंजमेंट होता है ना, सेल वॉल मतलब जो चेन होता है वो रैंडमली अरेंज होता है, तो मतलब उतना स्ट्रांग होता नहीं है, वीक होता है, ठीक है। और आशा मतलब बहुत आसानी से रिएक्ट कर जाता है, ये सब चीजें इसके साथ समस्या होती है मॉर्फेस पार्ट के साथ, इसलिए इसका मतलब ट्रीटमेंट करके इसको हटा दिया जाता है, और जो निकलता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, ठीक है। ये कहाँ का यूज होता है, टेक्सचराइजर, मतलब जैसे फूड इंडस्ट्रीज वाले टेक्सचर लाने के लोग यूज करते हैं इसका, ठीक है। एज एंटी केकिंग एजेंट, मतलब अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए पाउडर फॉर्म का है सब्सटेंस, ठीक है, वो अपने में ही ना चिपक जाए, है ना, अपने में ही ना चोक कर जाए, है ना, इसके इसीलिए उसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया था, किसका, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, ठीक है। और ये एक फैट सब्स्टिट्यूट भी काम कर सकता है, कैलोरी कम करके, है ना, एमल्सिफायर भी है दोस्तों, एक्सटेंडर भी है। एक्सटेंडर मतलब जैसे मान लीजिए दवा की क्वांटिटी बहुत कम है और उसको थोड़ा बड़ा बनाना है, तो उसमें मतलब एक तरह से क्वांटिटी को बढ़ा देगा, ठीक है, और मतलब एक शेप दे देगा, ठीक। अब फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में इसका यूज क्यों करते हैं दोस्तों, इसका यूज करते हैं एज ए बाइंडर, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट है उसको बाइंड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद फिलर और बल्किंग, अगर मान लीजिए दवा छोटा सा है, बहुत कम क्वांटिटी में है, तो उसको कैसे हर किसी को दे पाएगा, तो उसकी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए, एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और तीसरा है डिसइंटीग्रेंट, मतलब शरीर में जाते टूट जाता है, पूरे शरीर में दवा का मतलब फायदा हो जाता है फिर, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों यूज ऑफ एमसीसी, ये टेक्सचर के लिए मैं बता रहा था दोस्तों, है ना, लो कैलोरी प्रोसेस फूड जो होते हैं ना, उसमें टेक्सचर डालने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है, ठीक। और न्यूज में मैंने आपको बता ही दिया है क्यों है, 37 लोग मारे गए थे, ठीक। उसके बाद आ जाता है थर्ड न्यूज। थर्ड न्यूज क्या है दोस्तों, थर्ड न्यूज है दोस्तों मड वोल्केनोज, ठीक है। मड वोल्केनोज कहाँ हुआ है वो सारा मैं आपको बता देता हूँ, पर अभी ये न्यूज में है, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या होता है इरप्शन का, अंडरग्राउंड जो भी गैसेस बिल्डअप होती है ना, वो एक प्रेशर क्रिएट करती है। जब ये प्रेशर क्रिएट करती हैं तो जो भी मड होता है, कीचड़ होता है, पानी होता है, और जो गैसेस मेनली जो मीथेन गैस होती है ना, फ्लेमेबल होती है, मतलब आग लग सकता है उसमें, ठीक है, वो जहां भी उनको वीक स्पॉट मिलता है वहां से निकल जाती है क्रस्ट के, ठीक है। जिसकी वजह से इरप्शन होता है किसका, मड का, फ्लेमेबल गैसेस का, ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके टाइप्स में अगर देखेंगे मड वोल्केनो में, एक सेडिमेंट्री आ जाता है और एक गैस ऑयल वोल्केनो हो जाता है ना, जो गैस ऑयल नहीं निकलता है दोस्तों, वो वाला वोल्केनो मैं बता रहा हूँ। एक सेडिमेंट्री जिसमें मतलब सिर्फ मिट्टी मिट्टी निकलता है, ठीक है। और इसके बाद शेप कैसा होता है, स्मॉल होता है कौन, और इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती दोस्तों, 1 मीटर या 2 मीटर से ज्यादा या फिर डेसीमीटर तक होती है, ठीक है। और उसके बाद इनका रीजन तो आप जान लीजिए, हाँ, इससे निकलता क्या है दोस्तों, सबसे मेन ध्यान रखिए, CH4 मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी गैस भी निकलती है, पर मेन ये मीथेन गैस है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या जानेंगे, हाँ, जो नॉर्मल वोल्केनो होते हैं उससे मतलब ठंडे होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो दोस्तों इसी में एक आता है मैरीन मड वोल्केनो, ये भी वही वोल्केनो है, पर क्या है ना, ये जब समुद्र के सी फ्लोर पर पाए जाते हैं मड वोल्केनो ना, उसी को मैरीन मड वोल्केनो कहा जाता है, जैसे फाउंड ऑन सी फ्लोर, कैन फॉर्म आइलैंड, यही आइलैंड बना सकते हैं, मड बैंक बना सकते हैं, डेट रीशेप कोस्टलाइंस, है ना। उसके बाद इन्हीं मड वोल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा दोस्तों ये आपको कहाँ मिलेंगे, अजरबैजान फेमस है इन मड वोल्केनोज के लिए। इसके बाद ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, इटली हो गया, यूक्रेन ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, रोमानिया हो गया। और नॉर्थ और साउथ अमेरिका में अलास्का जरूर याद रखिए, क्योंकि समय रसिया का पार्ट था और इसने यूएसए को दे दिया। कैलिफोर्निया हो गया, त्रिनिदाद हो गया, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ठीक है। और आज की लास्ट न्यूज और लास्ट करंट अफेयर क्या है दोस्तों, लास्ट न्यूज है आपका, इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स अ की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। एक्चुअली क्या है, अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वो हम लोगों को बताया है कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है अभी ध्वस्त होने वाली नहीं है, काफी स्टेबल है, और महंगाई उंगाई सब कंट्रोल में है, और आने वाले मतलब अगर बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आया, नॉर्मल ऐसे चलता रहा, तो हमारी इकोनॉमी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही सब रिपोर्ट में बताया गया है। और क्या क्या पॉइंट बताया गया है उसका एक बार डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो मतलब आरबीआई ने निकाला, रिलीज कौन करता है, आरबीआई करता है, और ये साल में 2 बार करता है। एक तो जून में आ गया, है ना, जनवरी से लेकर जून तक का, उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, दिसंबर में आ जाता है, ठीक है, 2 बार, जून और दिसंबर में, ठीक है, ये आता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये किस लिए लाया जाता है दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये लाया जाता है जो इंडिया की मतलब जो इकोनॉमिक हेल्थ
है ना, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए लाया जाता है, मतलब टू चेक ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंक्लूडिंग बैंक हो गए, जैसे एसबीआई हो गया आपका, है ना, एनबीएफसी हो गया, है ना, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, है ना, उसके बाद आगे फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, है ना। उसके बाद ये बताता क्या है, ये बताता है कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम कितना स्टेबल और सेफ है, ठीक है। और ये बताता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे मतलब बैड लोन हो गया या इन्फ्लेशन हो गया या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक्स आया, तो मतलब कितना मतलब कारगर है कि इसको सह लेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जानने लायक बातें क्या है जो मतलब इस रिपोर्ट में बताई गई, तो कुछ डेफिनेशन हम लोग ध्यान रख लेते हैं। जैसे एससीबी क्या है दोस्तों, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये दोस्तों वो बैंक होते हैं जिनको मतलब आरबीआई अप्रूव करता है गवर्नमेंट रूल्स के अंडर में काम करने के लिए, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या है दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप देख लीजिए बजाज फाइनेंस, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब ये बैंक नहीं है, ये नॉट बैंक है, ये सिर्फ सर्विसेज देते हैं बैंक इसी पर। इसमें आप जाके डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, आप जाके निकाल मतलब डिपॉजिट नहीं कर सकते, जैसे चेकबुक नहीं मिलता इसका, ठीक है। ये सारी जो नॉर्मल फैसिलिटी बैंक में मिलती है वो सब नहीं मिलती, ठीक है। बाकी सारी लोन वोन हो गया और ये सारी सर्विसेज इसमें मिलती है, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आपका आगे जीएनपीए। दोस्तों ये ध्यान रखना, कोई भी इंसान या कंपनी है जो भी बैंक से लोन लिया, अगर 90 दिन से ज्यादा तक उसने लोन नहीं चुकाया है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स नॉट बीइंग रिपेड, ठीक, आल्सो कॉल्ड एज बैड लोन्स। इस बार का क्या है, 2 से 2.3%, जो कि काफी कम है और जो कि मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आता है कार। कार का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कार का फुल फॉर्म है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों, हर बैंक के पास एक्स्ट्रा कितना मतलब कैपिटल है, जो मतलब कोई अगर लॉस आया तो उसको एब्जॉर्ब कर सके, वही है बस, मतलब एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा कितना है कैपिटल बैंक के पास जो होना चाहिए कि वो एब्जॉर्ब कर सके लॉसेस को, ठीक है। मतलब एक सेफ्टी क्वेश्चन है, मतलब अपना एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं, ठीक है, कोई अगर बड़ी समस्या आएगी। और पांचवा इस रिपोर्ट में दिया गया है स्ट्रेस टेस्ट के बारे में, ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, इससे पता चलता है कि बैंक कैसा परफॉर्म करेगा किसी बैड, बहुत ही बुरे मतलब इकोनॉमिक कंडीशन में, ठीक है, मतलब हाउ बैंक सर्वाइव इन वेरी बैड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। अब इसके बाद आप जानने वाली क्या बात है दोस्तों हम लोग को, इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एफएसडीसी। इसका फॉर्मेशन 2010 में हुआ था, पर इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया था 2018 में, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, पर बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बॉडी है दोस्तों। ये एक नॉन स्टेटूटरी बॉडी है, मतलब ये किसी एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के थ्रू बनाया गया, ठीक है। कैबिनेट अप्रूवल मिला था 2010 में इसको बनाने के लिए, ठीक। उसको टू डिस्कस एंड मॉनिटर स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, किसका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद ये क्या इंश्योर करता है दोस्तों, ये इंश्योर करता है जो भी मतलब जो रेगुलेटर नहीं है फाइनेंशियल, जैसे सेबी और आरबीआई, ये सब अपने में कोऑर्डिनेशन बना के रखे हैं, ठीक है। इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई, सेबी एक्सेट्रा, है ना। इसको एक सुपर कमिटी कह सकते हैं, दैट कीप्स, मतलब ये एक वॉचडॉग का काम करता है इंडिया के, मतलब इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, सब चीज सही चल रहा है कि नहीं भाई साहब, है ना। उसके बाद इसमें कंपोजिशन क्या है, कौन हेड, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है। उसके अलावा बाकी मेंबर्स में जान लीजिए, चेयरमैन ऑफ आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, उसके बाद आईआरडीएआई हो गया, पीएफआरडीए हो गया, है ना। और इसी में जान लीजिए पहले एक और आता था ब्रांच, एफएमसी, मतलब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, पर ये अब क्या है ना, 2015 में ये सेबी में ही मतलब मर्ज हो गया, तो अब क्या है कि सेबी वाले ही आते हैं बस, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनेंस सेक्रेटरी हो गया, ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। उसके बाद आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो गया, और अदर में हेड ऑफ की रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, ठीक है। बस इतना ही जानिए इसका, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, है ना। और मिलते हैं कल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, थैंक यू।